6 साल बाद एक बड़े से मेंशन के कॉरिडोर से एक लड़की जिसकी उम्र 12-13 साल होगी, वो दबे कदमों से चलती हुई एक रूम की तरफ जा रही थी। उसने खुद से कहा, किसी को पता नहीं चलेगा। कहते हुए वह लड़की चलते हुए रूम के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, जल्दी करो, जल्दी। कहते हुए उसने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। अंदर भी पूरा अंधेरा था। उसने अपने नाखून चबाते हुए कहा, कितना वक्त हुआ है। कहते हुए उसने अपने छोटे से हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा, जिस पर इस वक्त 11:59 का वक्त दिख रहा था। उसने खुद से कहा, सिर्फ 1 मिनट बाकी है, जल्दी करो। कहते हुए वह बच्ची दौड़ते हुए जाकर उस रूम के बेड के पास खड़ी हो गई। बेड पर एक परछाई सो रही थी, जिसे देखते ही उसे लड़की के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वह जल्दी से बेड पर चढ़ गई और उसे परछाई के पेट पर जाकर बैठ गई। अगले ही पल उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे विराज। बेड पर सोया हुआ वह शख्स, जो कि विराज था, जो अब 21 साल का नौजवान बन चुका था, उसने जैसे ही यह आवाज सुनी, उसने अपनी आंखें खोलकर देखा। उसने चुटकी बजाई और अगले ही पल पूरे रूम की लाइट्स ऑन हो गई। उसने देखा उसके पेट पर इस वक्त एक 13 साल की बच्ची बैठी हुई थी, जिसकी आंखें नीली थी, जो दिखने में किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। विराज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम सोई नहीं। वह बच्ची कोई और नहीं, खुशी थी। उसने विराज के ऊपर लेटते हुए कहा, ऐसे कैसे सो जाते, आज तो आपका बर्थडे है ना, और सबसे पहले हमें आपको विश करना था, इसलिए हम सोए नहीं। हम कितने अच्छे हैं ना। कहते हुए खुशी ने विराज पर मजबूती से अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। विराज ने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, सो जाओ। खुशी ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, हम नहीं सोएंगे। कहते हुए खुशी अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर विराज को देखने लगी और उसने उसे घूरते हुए कहा, एंजल, मैंने कहा ना सो जाओ। खुशी ने पाउट बनाते हुए कहा, आप हमेशा हमें डराते हो, गंदे कहीं के। कहते हुए उसने विराज के सीने में अपना चेहरा छुपा दिया। विराज धीरे धीरे उसके सर को सहलाने लगा। कुछ ही देर में छोटी सी खुशी सो गई। दूसरी तरफ लंदन में 21 साल का लड़का खिड़की के पास खड़ा होकर मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल को देख रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई क्या हुआ है। उस लड़के ने पीछे पलटकर देखा तो पीछे एक 19 साल का लड़का खड़ा था, जो दिखने में काफी क्यूट लग रहा था। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं। तभी पीछे से एक लड़की ने खुशी भरी आवाज में कहा, हैप्पी बर्थडे भाई। उस लड़के ने पीछे पलटकर देखा तो पीछे 18 और 16 साल की दो खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी। यह कोई और नहीं, दंश, धैर्य, धानी और अनु थे। उन दोनों लड़कियों की आवाज सुनकर दंश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनु और धनी दोनों कर दंश के गले से लग गई। दंश की स्टडीज कंप्लीट हो चुकी थी और कल वह अपने भाई बहनों के साथ इंडिया के लिए निकलने वाला था। धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब छोड़िए भाई, मुझे बताइए, किसने आपको विश किया था, जो आप मोबाइल को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सच सच बताना। धैर्य की बात सुनकर दंश ने उसके कान को पकड़कर खींचते हुए कहा, बहुत बोलने लगे हो तुम। धैर्य ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, भाई मुझे तो पहले से बोलना था, अब भगवान ने मुंह दिया है तो उसे बोलने के काम तो करना पड़ेगा ना, वरना इस मुंह का फिर क्या काम। धैर्य की बकबक सुनकर धानी ने इरिटेट हुए कहा, दंश भाई, आप धैर्य भाई को इग्नोर कीजिए, वह तो दिन भर बकवास करते रहते हैं। धानी की बात सुनकर धैर्य का मुंह बन गया। अनु ने कहा, आज विराज भाई का हैप्पी बर्थडे है ना। अनु की बात सुनकर धैर्य ने कहा, पर हम उन्हें विश नहीं कर सकते हैं, पता है ना, उन्हें अपने बर्थडे की कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती, और अगर हमने उन्हें विश कर दिया तो पता नहीं हमारे ऊपर कौन सा ज्वालामुखी फट जाए। उन्हें तो बस क्यूटी पाई विश कर सकती है। छोड़ो, नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, तुम सब भी सोने के लिए चले जाओ। कहते हुए धैर्य वहां से चला गया। अनु और धानी भी दंश को गुड नाइट बोलकर वहां से सोने के लिए चली गई। उन सबके जाते ही दंश ने अपने मोबाइल में उसे छोटे से मैसेज की तरफ देखा।
जिसका उसे साल भर इंतजार रहता था। ये खुशी का मैसेज था। खुशी पूरे साल भर में सिर्फ उसके बर्थडे के दिन उसे मैसेज करके हैप्पी बर्थडे कहती थी। उसके अलावा वह कभी भी उसके साथ बात नहीं करती थी, पर यह भी उसके लिए काफी था। दंश ने मुस्कुराते हुए कहा, कल मैं वापस आ रहा हूँ। अब तो तुम कितनी बड़ी हो चुकी होगी। कहते हुए वह भी मुस्कुराते हुए अपने बेड पर आकर लेट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, सिंघानिया मेंशन। विराज अपनी आंखें खोलकर सीलिंग को घूर रहा था। उसके पेट के ऊपर खुशी लेटी हुई थी, जो कि उसे जकड़कर सो रही थी। उसने धीरे से खुशी के गालों को टच करते हुए कहा, बच्चे उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। विराज की बात सुनकर खुशी ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और उसे मजबूती से पकड़कर फिर से लेट गई। खुशी को उठाते हुए ना देखकर विराज ने धीरे से कहा, एंजल, मैंने कहा उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। विराज की बातों को इग्नोर करके खुशी फिर से लेट गई। विराज ने झटके से खुशी को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बाथरूम में आ गया। अगले ही पल वह चिल्लाने लगी क्योंकि विराज ने उसे बाथटब में पटक दिया था। खुशी ने अपनी आंखें खोलकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विराज को घूरते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो। विराज ने अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर सर्द आवाज में कहा, जल्दी नहाकर बाहर आ जाओ। ज्यादा देर तक सोना बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं होती है। कहते हुए विराज बाहर चला गया। खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, गंदे विराज। कहते हुए वह खुद को देखने लगी। वह पूरी गीली हो चुकी थी। उसे नहाने में आलस आता था। वह चाहती थी कि विराज अभी भी उसे नहलाए, पर विराज ने उसे 10 साल की उम्र से ही नहलाना बंद कर दिया था। खुशी अपने आलस को जैसे तैसे दूर करके नहाकर छोटे से बाथटब से बाहर आ गई। उसने रूम में देखा तो रूम में विराज कहीं भी नहीं था। खुशी चुपचाप क्लोजेट में चली गई। उसने जल्दी से कपड़े पहने और दौड़ते हुए बाहर आ गई। बाहर अभी भी विराज नहीं था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, विराज, कहाँ चले गए? उसने इतना कहा ही था कि साइड टेबल पर रखा हुआ उसका मोबाइल रिंग करने लगा। वह दौड़ते हुए मोबाइल के पास आई। विराज ने उसे स्पेशल मोबाइल दिया था क्योंकि विराज ज्यादातर बाहर रहता था, तो खुशी उसके साथ इसी से कांटेक्ट में रहती थी। उसने देखा तो मोबाइल पर डीजे का नाम फ्लैश हो रहा था। खुशी ने जल्दी से कॉल उठाया और खुशी भरी आवाज में कहा, हैंडसम दादू। खुशी की खुशी भरी आवाज सुनकर डीजे, जो कि अब पहले से थोड़े बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने कहा, कैसी है मेरी शेरनी और कहाँ गया तुम्हारा विराज? मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा। उसे विश करना चाहता हूँ, पर जैसे उसने कसम खा कर रखी है कि वह मेरा कॉल नहीं उठाएगा। जल्दी से उसे मोबाइल दो। खुशी ने पाउट बनाते हुए कहा, हैंडसम दादू, विराज यहाँ पर है ही नहीं। हम खुद उन्हें ढूंढ रहे हैं। हम अभी उन्हें ढूंढ कर आते हैं, फिर हम आपको कॉल करेंगे। ओके। कहते हुए खुशी ने कॉल कट किया और रूम से बाहर आकर विराज को ढूंढने लगी। वह कॉरिडोर से चलते हुए जा ही रही थी कि तभी उसे कुछ दूरी पर राम सिंघानिया नजर आए। उन्हें देखते ही खुशी अपना सर झुकाकर चुपचाप चलने लगी। वह उनके पास से गुजर ही रही थी कि तभी राम सिंघानिया ने उसे घूरते हुए कहा, ए लड़की रुक। राम सिंघानिया की आवाज सुनकर खुशी रुक गई। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो राम सिंघानिया ने उसे घूरते हुए कहा, आज घर में पार्टी है, तू बाहर मत निकलना, समझ आ गया ना हमने क्या कहा? राम सिंघानिया की बात सुनकर खुशी ने धीरे से कहा, पर हम तो। उसकी बात को बीच में काटकर राम सिंघानिया ने उसे घूरते हुए कहा, क्योंकि तुम मनहूस हो। हम नहीं चाहते कि हमारे पोते पर तेरी माँ वसीयत का साया पड़े। इतने सालों बाद वापस आ रहा है वह, इसलिए आज मुंह दिखाई मत देना। घर में चुपचाप अपने रूम में पड़ी रहना। राम सिंघानिया की बात सुनकर खुशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वहां से पलटकर अपने रूम में आकर बेड पर लेट गई। इस घर में आरती जी को छोड़कर कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। पहले पहले तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी और उसे समझ आने लगा कि सब लोगों से क्या कहते हैं, तो उसे बहुत तकलीफ होती थी। वह विराज को सब कुछ बताना चाहती थी, पर आरती जी ने उसे रिक्वेस्ट की थी कि वह विराज को कुछ भी ना बताएं।
पहले से ही विराज और सिंघानिया परिवार के रिश्ते खराब थे। आरती जी नहीं चाहती थी कि विराज घर छोड़कर दोबारा चला जाए। आरती की खुशी के साथ काफी प्यार से बर्ताव करती थी और सिर्फ आरती जी की वजह से खुशी विराज को कुछ भी नहीं बताती थी। उसने रोते हुए कहा, हम मनहूस नहीं है, हम तो विराज की एंजल है। वो तो हमें अपना लकी चार्म कहते हैं, फिर ये बूढ़े वाले अंकल हमें क्यों मनहूस कहते हैं। कहते हुए खुशी से सुबकने लगी। तभी उसका मोबाइल फिर से रिंग करने लगा। उसने रोते हुए बिना देखे कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से उसके कान में खुशी भरी आवाज पड़ी, एंजल मैं आ रहा हूँ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। इस आवाज को सुनकर खुशी उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुशी भरी आवाज में कहा, धैर्य तुम सच में वापस आ रहे हो। धैर्य ने एक्साइट होते हुए कहा, क्यूटी पाई, हम अभी यहाँ से निकलने वाले हैं, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। क्या मैं तुम्हारे लिए यहाँ के टेस्टी चॉकलेट लेकर आऊं। बहुत टेस्टी होते हैं यहाँ की चॉकलेट, तुम खाओगी तो खाती रह जाओगी। धैर्य की बात सुनकर खुशी एक्साइटेड हो गई। उसने कहा, तो तुम हमारे लिए बहुत सारे चॉकलेट लेकर आओ। वैसे तुम कब तक आ रहे हो। धैर्य नहीं खुशी भरी आवाज में कहा, हम लोग शाम तक पहुंच जाएंगे। जब तक पार्टी का टाइम होगा हम इंडिया में होंगे। पार्टी का नाम सुनते ही खुशी का चेहरा फिर से लटक गया, पर उसने धैर्य से कुछ नहीं कहा। कुछ देर तक बात करने के बाद खुशी ने कॉल कट करके क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, बूढ़े वाले अंकल से हम क्यों डरेंगे, हमारे विराज बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर बूढ़े वाले अंकल ने हमें परेशान किया तो हम सच में इस बार विराज को बता देंगे, फिर वह बूढ़े वाले अंकल की दाढ़ी को काट देंगे। कहते हुए खुशी खुद ही हंसने लगी। उसने अपने सर पर मारते हुए कहा, हम तो भूल गए हैं, हैंडसम दादू को विराज से बात करनी थी, पर विराज गए कहाँ। कहते हुए खुशी छोड़कर खड़ी हो गई। वह बाहर जा पाती, इससे पहले ही रूम का दरवाजा खोलकर विराज अंदर आया। उसने इस वक्त एक ब्लैक शर्ट और ब्राउन ट्राउजर पहना हुआ था। सिंपल से कपड़ों में वो काफी हैंडसम लग रहा था। विराज को देखते ही खुशी और चलते हुए जाकर विराज से लिपट गई। उसे खुशी भरी आवाज में कहा, आप कितने हैंडसम लग रहे हो विराज। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हैंडसम दादू आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनका कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। खुशी की बात को इग्नोर करके विराज ने उसे करते हुए कहा, आप अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई, क्या आपको स्कूल नहीं जाना है। विराज की बात सुनकर खुशी उसने पाउट बनाते हुए कहा, आज आपका बर्थडे है, हम स्कूल क्यों जाएंगे, आज तो हम पार्टी करेंगे। विराज ने खुशी को घूरते हुए कहा, कोई पार्टी नहीं होगी, इसलिए चुपचाप स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। 1 हफ्ते के बाद आपके टेस्ट स्टार्ट होने हैं। अगर इस बार अपने अच्छे % स्कूल नहीं किया तो इस बार मैं आपको कहीं घूमने के लिए लेकर नहीं जाऊंगा। विराज की बात सुनकर खुशी का चेहरा लटक गया। विराज ने उसके लटके हुए चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। खुशी ने अपना सर हिलाया और चुपचाप रूम में रेडी होने के लिए चली गई। विराज जाती हुई खुशी की तरफ देखा और टेबल पर रखे हुए उसके मोबाइल की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त बेहद सख्त एक्सप्रेशन थे। उसने धीरे से कहा, उसके हर आंसू की कीमत आपको चुकानी होगी मिस्टर सिंघानिया। कहते हुए विराज वहां से बाहर चला गया। कुछ देर बाद खुशी अपनी यूनिफॉर्म पहनकर रेडी हो चुकी थी। उसने अपने बालों में हेयर बैंड लगाकर क्यूट सा पाउडर बनाते हुए कहा, हम अब विराज से बात ही नहीं करेंगे, वो हमेशा हमें डांटे रहते हैं। कहते हुए खुशी ने अपनी नीली नीली आंखों को देखते हुए कहा, हम कितने क्यूट है। कहते हुए खुशी मुस्कुराने लगी। तभी उसे विराज की आवाज सुनाई दी। खुशी विराज की आवाज सुनकर खुशी ने जल्दी से अपना स्कूल बैग उठाया और दौड़ते हुए विराज के रूम में आ गई, जहां पर विराज अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर उसी का इंतजार कर रहा था। खुशी जल्दी से उसके सामने किसी ओबीडियंट बच्चों के साथ आकर खड़ी हो गई। विराज ने उसकी तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर रूम से बाहर आ गया। विराज खुशी को लेकर कॉरिडोर से जा ही रहा था कि तभी आरती जी, जो अपने रूम से अभी अभी बाहर आई थी, उन्होंने खुशी को स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर पूछा, आज आप स्कूल क्यों जा रहे हो।
आज तो घर में पार्टी है ना बच्चा। आरती जी की बात सुनकर खुशी का चेहरा नीचे झुक गया। विराज ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, इस घर की पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है। विराज की बात सुनकर आरती जी ने कहा, विराज आज आपके भी जन्मदिन की पार्टी है बेटा। सभी आज वापस आ रहे हैं। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आरती जी की बात सुनकर विराज ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने कब से इस परिवार को अपना मानना छोड़ दिया है और मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर विराज खुशी को लेकर वहां से चला गया। आरती जी ने खुद से कहा, पता नहीं कब सब कुछ ठीक होगा। कहते हुए वह भी चुपचाप वहां से मंदिर की तरफ चली गई। खुशी ने विराज की तरफ देखा, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधे सीधे चल रहा था। खुशी ने धीरे से कहा, हैंडसम दादू बोल रहे थे कि हम आपका बर्थडे उनके मेंशन में सेलिब्रेट करेंगे। क्या आप वहां पर भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करोगे? खुशी का सवाल सुनकर विराज ने पलटकर खुशी की तरफ देखते हुए कहा, यह बातें आप बाद में करना, पहले स्कूल चलो। कहते हुए विराज को लेकर बाहर आ गया। उन्हें देखते ही ड्राइवर ने जल्दी से कार का दरवाजा खोल दिया। विराज ने खुशी को अंदर बिठाया और खुद अंदर बैठ गया और इससे पहले ही जाकर खुशी विराज की गोद में बैठ गई। उसने विराज के सीने पर अपना कर रखते हुए कहा, हमें नींद आ रही है। विराज ने खुशी के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, स्कूल आने तक सो जाओ। कहते हुए विराज उसके सर को सहलाने लगा। खुशी भी उसे गले लगकर लेट गई। कुछ ही देर में उसकी आंख लग चुकी थी। कुछ देर बाद एक जगह पर आकर कार रुकी। विराज खुशी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, खुशी उठ जाओ। विराज की आवाज सुनकर खुशी ने अपनी आंखें खोलकर विराज की तरफ देखते हुए कहा, इतनी जल्दी स्कूल आ भी गया। कहकर खुशी ने कार का दरवाजा खोला और बाहर आ गए। बाहर आते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुशी से उछलते हुए कहा, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? कहते हुए उसने विराज की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। खुशी दौड़ते हुए जाकर विराज के गले से लग गई। विराज इस वक्त खुशी अनाथ आश्रम के सामने खड़ा था। खुशी के 10th बर्थडे पर विराज ने उसके नाम से अनाथ आश्रम खोला था, जिसमें कई सारे बच्चे थे और हमेशा उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करता रहता था, जिनके पास अपना कोई नहीं होता था। विराज उन्हें एक फैमिली देता था। खुशी ने उछलते हुए कहा, पर आपने तो हमें स्कूल जाने के लिए कहा था ना, फिर पहले क्यों नहीं बताया? हम कुछ भी नहीं लेकर नहीं आए। खुशी का चेहरा देखकर विराज मुस्कुराने लगा। तभी पीछे से खुशी को डीजे की आवाज सुनाई दी। कैसे हो मेरे शेर? डीजे की आवाज सुनकर खुशी ने खुशी से पीछे पलटकर देखा तो डीजे उसके पीछे ही खड़े थे और उनके साथ उनके कई सारे बॉडीगार्ड थे। उन सभी के हाथ में बड़े बड़े बॉक्स नजर आ रहे थे। खुशी दौड़ते हुए जाकर डीजे के गले से लग गई। डीजे ने उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, आपको ऐसा क्यों लगा कि हम यहाँ पर खाली हाथ आएंगे? इतने सारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पर, हम उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। अब आपको जिसको जो देना है आप दे सकती हो। कहते हुए डीजे ने बॉडीगार्ड के हाथ में पड़े हुए बॉक्स की तरफ इशारा किया। खुशी इस वक्त बहुत खुश थी। उसे यहाँ आना काफी अच्छा लगता था। वो यहाँ के बच्चों के साथ काफी देर तक खेलती थी। ऊपर से यह अनाथ आश्रम उसी के नाम पर था, जिस वजह से भी उसे यहाँ आना बहुत पसंद था। डीजे ने विराज की तरफ देखा और उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी शेर। कहते हुए डीजे ने विराज को मजबूती से गले लगा लिया। उनके चेहरे पर इस वक्त बड़ी सी मुस्कुराहट थी। विराज ने भी उन्हें खुद से दूर नहीं किया। डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको जन्मदिन तो सेलिब्रेट नहीं करना है, पर यहाँ पर तो कर सकते हैं ना, हमारे लिए और खुशी के लिए प्लीज। डीजे ने किसी मासूम से बच्चे की तरह चेहरा बनाते हुए कहा। विराज ने घूरकर उन्हें देखा तो बदले में डीजे हंसने लगे। तभी विराज को खुशी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो खुशी अपने से छोटे बच्चे, जिनकी उम्र 7-8 साल के आसपास थी, उनके साथ मस्ती कर रही थी। खुशी को खुश देखकर डीजे के साथ विराज के होठों पर भी एक सुकून नजर आने लगा।
दोनों के लिए खुशी बहुत इम्पोर्टेंट थी। खुशी ने बॉडीगार्ड्स साथ मिलकर सभी बच्चों को कई सारे गिफ्ट दिए थे। सभी बच्चे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश थे और खुशी के साथ मस्ती कर रहे थे। वही डीजे और विराज अनाथ आश्रम का जायजा ले रहे थे। इसी अनाथ आश्रम की तरह डीजे और विराज ने कई सारे अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम खोले हुए थे। सारे के सारे खुशी के नाम पर ही थे। डीजे ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, चलिए हमारे साथ। कहते हुए डीजे विराज को लेकर सभी बच्चों के बीच में आ गए। बच्चे विराज को देखकर थोड़ा डर गए। विराज बच्चों के लिए काफी कुछ करता था पर उसे किसी भी बच्चे से कोई लगाव नहीं था। वो बस यह इसलिए करता था ताकि खुशी को खुशी मिले। बॉडीगार्ड्स ने बच्चों के बीच में एक बड़ा सा केक लाकर रख दिया। डीजे ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, लोगों के लिए ना सही बस हमारे लिए बातें सेलिब्रेट कर लीजिए। विराज ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप केक कट करने के लिए केक के पास आकर खड़ा हो गया। खुशी कूदते हुए विराज के पास आ गई। उसने खुद ही नाइफ उठाते हुए कहा, हम केक कट करेंगे। खुशी की बात सुनकर डीजे हंसने लगे। विराज ने खुशी की तरफ देखा और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर केक कट करके खुशी को खिलाया। खुशी ने खुशी से उछलते हुए कहा, हमारा फेवरेट फ्लेवर। कहते हुए वह खुद ही केक काटकर खाने लगी। डीजे ने हंसते हुए कहा, हमें भी तो दीजिए प्रिंसेस। खुशी ने दांत दिखाते हुए कहा, नहीं आप बताइए, आप बूढ़े हो चुके हैं। बुढ़ापे में ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। खुशी के मुंह से खुद के लिए बुरा सुनकर डीजे का मुंह हैरानी से खुला रह गया। वहीं सभी बॉडीगार्ड डीजे के रिएक्शन को देखकर अपना मुंह दबाकर हंसने लगे। काफी देर तक वहां पर टाइम स्पेंड करने के बाद विराज ने खुशी की तरफ देखा, जो बच्चों के साथ लुका छुपी खेल रही थी। उसने खुशी को पीछे से पढ़ते हुए कहा, चलो बहुत हो गई मस्ती, अब हम यहाँ से जाना है। यहाँ से जाने की बात सुनकर खुशी के होठों पर जो मुस्कुराहट थी वह गायब हो गई। सिंघानिया मेंशन में उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जब भी विराज उसके पास नहीं होता था, कोई भी उसे कुछ भी सुनाकर चला जाता था। आरती जी के अलावा सिंघानिया परिवार का कोई भी इंसान उसके साथ अच्छे से बात नहीं करता था। वही यहाँ पर उसे ऐसा लगता था जैसे उसके पास एक बड़ा सा परिवार है। यहाँ के सारे सर्वेंट, केयरटेकर, बच्चे उसके साथ काफी मस्ती करते थे। सारे बच्चे उसे दीदी कहते थे। खुशी का उदास चेहरा देखकर विराज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम सिंघानिया मेंशन नहीं जा रहे हैं। कहते हुए वहां से निकल गया। डीजे भी अपने मेंशन के लिए निकल गए। शाम के 4 बजे सिंघानिया मेंशन। पूरा सिंघानिया परिवार इस वक्त घर के बाहर खड़े थे। तभी वहां पर 2 कार आकर रुकी। कार के आते ही आरती जी की आंखों में आंसू आ गए। पूरे 5 साल बाद आज उनका बेटा वापस इंडिया आया था। पहले कार का दरवाजा खोलकर दंश और धैर्य बाहर निकले। उन दोनों को देखकर सबके होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। दूसरी कार से दरवाजा खोलकर अनु और धानी दोनों बाहर आ गई। उन दोनों के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट थी। आरती जी ने दंश के पास जाकर उसे गले से लगाते हुए कहा, कितने साल लगा दिए तुमने वापस आने में? दंश मुस्कुराते हुए कहा, पढ़ाई करने के लिए गया था मोम, और वैसे भी आप आती तो थी मुझसे मिलने के लिए। इतना ज्यादा इमोशनल क्यों हो रही है, जैसे मेरी विदाई हो गई थी। दंश की बात सुनकर आरती जी हंसने लगी। उन्होंने उसके गाल पर हल्के से चपत लगाते हुए कहा, नालायक लड़के, तुझे बिल्कुल भी मेरी याद नहीं आती थी ना? आरती जी की बात सुनकर दंश मुस्कुराने लगा। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम वापस आ गए मेरे शेर। राम जी की आवाज सुनकर अक्षर जाकर उनके गले से लग गया। उसने उनके पैरों को छूते हुए कहा, कैसे हैं आप दादाजी? दंश के सवाल पर राम जी ने उसकी तरफ देखते हद कहा, पहले बिल्कुल अच्छा नहीं था पर अब तुझे देखने के बाद बहुत अच्छा हो गया हूँ। कितने सालों बाद जाकर इन बुढ़ी आंखों को सुकून मिला है। मेरा आंखों का तारा इतने सालों तक मुझसे दूर था तो कैसे मैं सुकून से रह सकता था। राम जी की बात सुनकर दंश मुस्कुराने लगा। पूरा परिवार दंश से मिला। दंश ने आरती जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या वह घर पर नहीं है? आरती जी ने बस अपना सर हिला दिया।
दंश ने गहरी सांस ली और सबके साथ अंदर आ गया। आरती जी ने दरवाजे पर ही उसकी आरती की और उसके साथ ही बाकी तीनों बच्चों की भी अंदर जाकर दंश के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। इतने सालों बाद अपने घर आने के बाद उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उसका ध्यान अपने आप ऊपर विराज और खुशी के रूम की तरफ चला गया। खुशी की नीली आंखों को याद करके उसके होठों पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, अब तो बहुत बड़ी हो चुकी होगी तुम। सोचते हुए वो मुस्कुरा रहा था। तभी दंश के कानों तभी राम जी की आवाज सुनाई दी। दंश, आज हमने आपके और विराज के जन्मदिन पर एक बड़ी पार्टी रखी है। हमें विराज के बारे में तो नहीं पता कि वह पार्टी में आएंगे या नहीं, इसलिए सब कुछ आपको ही संभालना होगा। आज आप पूरे 21 साल के हो चुके हैं। अब हम सिंघानिया परिवार के आने वाले मुखिया के तौर पर आपको दुनिया के सामने लेकर आ सकते हैं। राम जी की बात सुनकर दंश ने बस अपना सर हिला दिया। बचपन से भले ही वह किंग बनना चाहता, पर जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे एहसास हुआ कि इन सब में कुछ नहीं रखा है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका भाई उसे बहुत दूर हो चुका था। अगर वह अब अपनी पोजीशन छोड़ना भी चाहे तो विराज को उसकी पोजीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि विराज खुद दुनिया पर राज करने वाला शहंशाह बन चुका था। विराज की रियल आइडेंटिटी के बारे में घर के लगभग सभी लोगों को पता था, हालांकि यह नहीं पता था कि वह असल में काम क्या करता है। बस इतना पता था कि विराज इतना पावरफुल है कि वो किसी भी बड़े इंसान को अपने कदमों में लाकर झुका सकता है। आरती जी ने दंश और बाकी बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, आप सब लोग जाकर फ्रेश हो जाए और थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए, ताकि रात को फंक्शन में आप सब लोग एनर्जेटिक रह सके। धैर्य ने आसपास देखते हुए कहा, बड़ी मॉम एंजल कहाँ है? वो मुझे दिख ही नहीं रही। भाई तो बाहर गए होंगे, पर वह तो घर पर होगी ना। धैर्य की बात सुनकर ईशा जी ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हें आते ही सबसे पहले उस मनहूस की याद आ जाती है। ऐसा क्या काला जादू किया है उसने तुम्हारे ऊपर? ईशा जी के मुंह से खुशी के लिए मनहूस सुनकर धैर्य ने थोड़े गुस्से से कहा, मोम आपको प्रॉब्लम क्या है? उसे जब देखो तब उसके बारे में बुरा भला कहती रहती हो। छोटी सी बच्ची है वह, उसे तो छोड़ दीजिए। कहते हुए धैर्य गुस्से से अपने रूम में चला गया। वहीं दंश को भी ईशा जी के मुंह से खुशी के लिए मनहूस सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, पर उसने कुछ भी नहीं कहा और वह भी ऊपर अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। बच्चों के वहां से जाने के बाद आरती जी ने ईशा की तरफ देखते हुए कहा, ईशा तुम्हें प्रॉब्लम क्या है उस बच्ची से? ना कभी उसके साथ ढंग से बात करती हो, ना उसके बारे में कभी कुछ अच्छा बोलती हो। माना कि वो हमारे घर में रहती है, पर हम लोग उसे नहीं पसंद करते, इसलिए उसके बारे में कुछ भी गलत मत कहा करो। आरती जी की बात सुनकर ईशा जी का मुंह बन गया। राम जी ने आरती जी की तरफ देखते हैं कहा, तुम्हें क्यों उसकी इतनी तारीफदारी करनी है? वो लड़की सच में मनहूस है। उसकी वजह से हमारा विराज हमसे और दूर हो गया। अपने जन्मदिन के दिन पर वो हमारे साथ रहना चाहिए था, पर वो हम लोगों को छोड़कर उस अनाथ बच्ची और उसे दिग्विजय जिंदल के साथ रहता है। उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। वो उन्हें अपनी फैमिली मानता है। तुम्हारा बेटा तुमसे दूर होता जा रहा है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। राम सिंघानिया की बात सुनकर आरती सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बेटा तो बचपन में ही मुझसे दूर हो गया था। जैसे बड़ा हुआ वह थोड़ा थोड़ा मेरे करीब आया है। अगर वो उसके साथ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो उसके साथ है। कहते हुए आरती जी वहां से चली गई। राम सिंघानिया ने अर्जुन जी की तरफ देखते हुए कहा, पार्टी की सारी तैयारियां हो गई है ना? आज पूरा सिंघानिया मेंशन दुल्हन की तरह जगमगाना चाहिए। शहर के बड़े बड़े लोग हमारे मेंशन में आने वाले हैं। आज हम हमारे दंश को ऑफिशियल तौर पर सिंघानिया फैमिली का हेड अनाउंस करने वाले हैं। राम जी की बात सुनकर अर्जुन जी ने एक नज़र उनकी तरफ देखते हैं कहा, आपने विराज के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? राम जी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो हमारे परिवार से कोई पोजीशन लेना चाहेगा? हम एक बार सोच भी लेते, पर अब उसे हमसे ये हमारे बिजनेस से कोई मतलब नहीं है।
हमारा बिजनेस उसके सामने चींटी बराबर है। दुनिया में पहले ही उसका नाम बन चुका है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये सोचो कि आज बस वह पार्टी में आ जाए, वरना पूरी पार्टी में हमारी बेइज्जती होगी। आधे से ज्यादा लोग तो उसी से मिलने के लिए आएंगे। मैंने आज उसे दिग्विजय जिंदल को भी इनवाइट किया है, देखता हूँ आता है या नहीं। कहते हुए राम जी के चेहरे पर कठोर एक्सप्रेशन आ गए। विशाखा जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आप शांत हो जाइए। छोटी छोटी बातों पर इस तरह से गुस्सा करने की आदत कब जाएगी आपकी? पहले की तरह जवान नहीं रहे आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए अपनी उम्र का लिहाज के गुस्सा किया कीजिए, वरना ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। विशाखा जी की बात सुनकर राम जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, आपको हम कहाँ से बूढ़े नजर आते हैं? अभी तो हम जवान हैं। उनकी बातें सुनकर अर्जुन जी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल पापा बिल्कुल, अभी अगर कोई लड़की आपको देखे तो आप पर फ्लैट हो जाए। अर्जुन जी की बात सुनकर राम जी ने घूरने लगे। वही विशाखा जी भी हंसने लगी। दंश के रूम में दंश अपने रूम में बैठकर खिड़की से बाहर गार्डन एरिया की तरफ देख रहा था। वो घर आने के बाद सबसे पहले खुशी को देखना चाहता था, पर शायद उसकी यह खुशी अधूरी ही रहने वाली थी। वह विराज इर्द गिर्द ही रहती थी। इतना झगड़ा होने के बावजूद भी उनका रूम कभी चेंज नहीं किया गया था। सालों बाद आज उसे ऐसा लग रहा था कि अगर दोनों भाइयों के बीच में नॉर्मल भाइयों की तरह प्यार होता तो आज हालात कितने अलग होते। दोनों भाई एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते। दोनों एक साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दंश ने खुद से कहा, दुनिया से ज्यादा हम एक दूसरे को जानते हैं। 9 महीने हमने साथ में मॉम की पेट में गुजारे हैं। काश बचपन में गलतियां ना करता तो सब कुछ ठीक होता। कहते हुए दंश फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। वही तालाब के किनारे विराज नीचे बैठकर तालाब को देख रहा था। उसकी गोद में खुशी बैठकर उसकी शर्ट के बटन के साथ खेल रही थी। विराज तालाब के शांत पानी को देखा तो कभी खुशी के चेहरे पर खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम यहाँ पर क्यों आए हैं विराज? विराज ने खुशी के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मुझे यहाँ पर सुकून मिलता है और मेरा सुकून तुम हो, इसलिए अपने सुकून को दूसरे सुकून से मिलने के लिए लेकर आया हूँ। विराज की बात सुनकर खुशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने चमकती आंखों से विराज की तरफ देखते हुए कहा, सच में? कहते हुए उसने विराज के गाल पर किस कर लिया। विराज बस चुपचाप शांत पानी को देख रहा था। खुशी ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, आज तो बड़े वाले अंकल ने आपके लिए बर्थडे पार्टी रखी है ना? क्या आप अपनी पार्टी में नहीं जाओगे? खुशी का सवाल सुनकर विराज ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम बताओ, क्या मुझे जाना चाहिए? विराज का सवाल सुनकर खुशी अपने निचले होंठ को बाइट करने लगी। उसने धीरे से अपना सर हिला दिया, जिसे देखकर विराज के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, मैं पार्टी में जाऊंगा। आखिर स्पेशली दादाजी ने मेरा बर्थडे प्लान किया है तो जाना तो बनता है ना। विराज की बात सुनकर खुशी ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी, क्योंकि दादाजी ने उसे पार्टी में आने से साफ साफ मना किया था। उसे पार्टी बहुत पसंद थी। डीजे और विराज उसे कई पार्टी इसमें अपने साथ लेकर जाते थे। काफी लोग जानते थे कि डीजे ने खुशी को अडॉप्ट किया है। कोई भी यह नहीं जानता था कि डीजे ने नहीं बल्कि विराज किया है। विराज अब लीगल तौर पर खुशी का गार्जियन बन चुका था। कुछ देर बाद उसने खुशी को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, चलो हम घर चलते हैं, पार्टी के लिए रेडी भी तो होना है ना। विराज की बात सुनकर खुशी ने धीरे से कहा, हम नहीं आएंगे पार्टी में। खुशी की बात सुनकर विराज ने कहा, क्यों? आप क्यों नहीं आओगी? क्या आप मेरी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहती? विराज की बात सुनकर खुशी खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, उन गंदे वाले अंकल ने कहा है कि हम पार्टी में ना आए क्योंकि हम मनहूस है। वो हमें मनहूस क्यों कहते हैं? हम तो कभी उनके सामने बुरी हरकत भी नहीं करते। वह जैसा कहते हैं हम उनकी सारी बातें मानते हैं, पर फिर भी वो हमसे अच्छे से बात नहीं करते। वो सच में बहुत बुरे हैं।
खुशी की बात सुनकर विराज की पकड़ खुशी पर मजबूत हो गई। उसने बेहद गुस्से में कहा, तुम्हें उस बूढ़े आदमी की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बुढ़ापे में आदमी का दिमाग अक्सर सठिया जाता है, इसलिए तुम उसकी बात को इग्नोर करो। कहते हुए विराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। ड्राइवर ने कर स्टार्ट कर दी। अब तक रात के 7 बजे बज चुके थे। जब वो दोनों सिंघानिया मेंशन पहुंचे तो सिंघानिया मेंशन जगमगा रहा था। विराज खुशी को सामने के रास्ते से ले जाने की जगह पर मेंशन के पिछले दरवाजे से सीधा ऊपर अपने रूम में लेकर आ गया। ये स्पेशल दरवाजा विराज ने अपने और खुशी के रूम में आने के लिए बनवाया था। किसी को भी नहीं पता था कि वो दोनों वापस आ चुके हैं। वहीं नीचे सिंघानिया परिवार के लोग रेडी हो चुके थे। पार्टी का टाइम 7:30 बजे का था। दंश अपने रूम में इस वक्त ब्लैक कलर का टैक्सीडो पहनकर रेडी हो रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। तभी धैर्य ने पीछे से रूम में एंटर करते हुए कहा, भाई देखो ना, मैं हैंडसम तो लग रहा हूँ ना? लड़कियां मुझे देखकर पागल तो हो जाएंगे ना? धैर्य की आवाज सुनकर दंश ने पीछे पलटकर देखा तो धैर्य इस वक्त ब्राउन कलर के टैक्सीडो सूट में खड़ा था। वह भी दिखने में काफी हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे की वह स्माइल उसे कातिल लुक दे रही थी। धैर्य को देखकर दंश ने हंसते हुए कहा, तू सिर्फ लड़कियों के लिए रेडी हो रहा है, मतलब खुद के लिए रेडी नहीं हो रहा है? दंश की बात सुनकर धैर्य ने एटीट्यूड से कहा, अरे भाई, खुद के लिए रेडी होकर क्या करूँगा? मैं तो चाहता हूँ कि लड़कियाँ मुझे देखकर पागल हो जाए और यहाँ से वहाँ घूमते हुए चिल्लाए, धैर्य, हमें तुमसे शादी करनी है, हमें तुमसे शादी करनी है। लिटरली भाई, मैं तो ये सपने भी देखता हूँ, बस मेरा सपना सच हो जाए। धैर्य की बात सुनकर दंश हंसने लगा। तभी रूम में आरती जी आ गई। उन्होंने दंश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दंश आप रेडी हो चुके हैं ना? कहते हुए उनका ध्यान धैर्य की तरफ गया। धैर्य को देखकर उन्होंने हंसते हुए कहा, आज तो आप कमाल लग रहे हैं। धैर्य, किसे घायल करने का इरादा है आपका? आरती जी की बात सुनकर धैर्य ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा, क्या बड़ी माँ, आप मुझे छेड़ रही हो? वैसे मैं तो आपके लिए बहू ढूंढने की प्लानिंग कर रहा था। अब आप ही बताओ, क्या आप मुझे पार्टी में कोई खूबसूरत सी लड़की इम्प्रेस कर पाएगी? धैर्य की बात सुनकर दंश ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास हो गई हो तो अब तुम बाहर जाओ, मुझे मॉम से बात करनी है। धैर्य ने मुंह बनाकर दंश की तरफ देखा और चुपचाप वहां से बाहर चला गया। धैर्य के बाहर जाते ही दंश ने आरती जी की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, क्या वह पार्टी में आने वाला है? दंश के सवाल पर आरती जी ने छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, उसने कहा है कि वह ज्यादा वक्त के लिए नहीं पर थोड़े वक्त के लिए पार्टी में आएगा। हम इसी बात से खुश हैं। आरती जी की बात सुनकर दंश के होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। आरती जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ। अतीत में की गई गलती तुम नहीं सुधार सकते, पर यह याद रखो कि हम हमारे आज के बर्ताव से अपने अतीत की गलतियों को सुधार सकते हैं। कहते हुए आरती जी वहां से चली गई। उनके बाहर जाती ही दंश ने खुद से कहा, काश ऐसा होता मोम, काश जो कुछ भी उसने मेरी वजह से खोया है मैं उसे वापस दे पाता, पर ऐसा नहीं हो सकता। कहते हुए दंश अपना सर हिलाकर अपने बाल बनाने लगा। रात के 8 बजे लिविंग रूम में इस वक्त मुंबई, दिल्ली और पूरे देश से कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे। आखिर सिंघानिया अंपायर के नए उत्तराधिकारी की अनाउंसमेंट जो होने वाली थी। लगभग सभी लोगों को पता था कि सिंघानिया परिवार हमेशा बड़े बेटों का ही उत्तराधिकारी बनता है, जिसका साफ साफ मतलब था कि दंश ही उत्तराधिकारी होगा। पर किसी को भी दंश से मिलने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो सब लोग तो यहाँ पर बिजनेस के मामले में विराज सिंघानिया से मिलने के लिए आए थे, जिसका दबदबा बस में से लेकर अंडरवर्ल्ड तक था। सब लोग बस से अभी से उसका इंतजार कर रहे थे। तभी सीडीओ से राम सिंघानिया दंश का हाथ पकड़कर नीचे आ गए। फ्लैशलाइट दंश पर ही चमक रही थी। दंश को देखते ही पार्टी में मौजूद सारी लड़कियां जैसे पागल हो गई। दंश भी देखने में कम हैंडसम नहीं था। उसके चेहरे की वह मुस्कुराहट उसे और भी ज्यादा हैंडसम बना रही थी।
लड़कियां तो जैसे उसके ऊपर कूदने के लिए तैयार थी। बिजनेसमैन जानबूझकर अपनी बेटियों को यहाँ पर लेकर आए थे ताकि सिंघानिया परिवार का बेटा एक नज़र उनकी बेटी को देख ले और अगर पसंद कर लिया तो उनकी तो लॉटरी लगना तय था। राम जी ने अब सबको नीचे लाकर गर्मजोशी के साथ अनाउंस करते हुए कहा, ये है हमारा बड़ा पोता दंश सिंघानिया, हमारे सिंघानिया कॉरपोरेशन का उत्तराधिकारी और हमारे परिवार का नया किंग। राम जी के अनाउंसमेंट सुनते ही पार्टी हॉल में तालियां की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। कुछ देर में पार्टी शुरू हो चुकी थी। दंश सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन से काफ़ी अच्छे तरीके से मिल रहा था। वो लंदन में स्टडीज़ के साथ साथ सिंघानिया कॉरपोरेशन की ब्रांच को भी हैंडल करता था, इसलिए उसे भी बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज था। राम सिंघानिया को उसे पर काफ़ी प्राउड फील हो रहा था। वह बार बार गेट की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें किसी के आने का इंतजार हो। तभी आरती जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए, उसने कहा है कि वह आ जाएगा। उनके इतना कहते ही एक बिजनेसमैन ने राम जी की तरफ देखते हुए कहा, आपका छोटा पोता नहीं आने वाला है, हम तो उसी से मिलने के लिए एक्साइटेड थे, आज तो उसका भी जन्मदिन है ना। राम जी ने जैसे ही यह सुना उनके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वह आता ही होगा, आप तो जानते हैं ना कि वह बिजनेस किंग है, अपने किसी काम में फंसा होगा, आ जाएगा जल्दी। राम जी को इस वक्त बेचैनी हो रही थी क्योंकि अगर विराज यहाँ पर नहीं आता तो बिजनेस इंडस्ट्रीज में उनका काफ़ी मजाक उड़ाता है, जो कि वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अर्जुन सिंघानिया अभी बार बार विराज का नंबर डायल कर रहे थे। किसी को भी नहीं पता था कि विराज तो मेंशन में ही है। सबको लग रहा था कि वह अभी तक वापस नहीं आया है। पार्टी नीचे स्टार्ट हो चुकी थी। दंश सभी बिजनेसमैन के साथ मिल रहा था। उसका कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। सभी लोगों को काफी इम्प्रेसिव लग रहा था। लड़कियां तो उसे घूर घूर कर देख रही थी। वही धैर्य पार्टी में यहाँ से वहाँ चल कूद कर रहा था। लड़कियां उसे भी घूर घूर कर देख रही थी। धैर्य भी देखने में काफी हैंडसम था। खुद को इस तरह से अटेंशन मिलते हुए देखकर वह तो खुशी से पहले नहीं समा रहा था। वही राम सिंघानिया का ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। उन्होंने अर्जुन जी की तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन पता करो कि विराज कहाँ है, सब लोग उसी के बारे में पूछ रहे हैं। राम जी ने इतना कहा ही था कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने राम जी के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया आपका बड़ा पोता तो अमेजिंग है, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ आपका छोटा पोता ब्रिलियंट है। मैंने तो ये भी सुना है कि वह बिजनेस इंडस्ट्री पर राज करता है। मैं तो स्पेशली उसी से मिलने के लिए आया था। वैसे वह कहाँ है? आज तो उसका भी जन्मदिन है ना। सच में आपके घर में कोहिनूर हीरो ने जन्म लिया है। आपके सभी पोते इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। पहले बेटे इंटेलिजेंट निकले और पोते, आपकी तो किस्मत ही खुल गई। अपने सामने खड़े बिजनेसमैन की बात सुनकर राम सिंघानिया बस मुस्कुराने लगे। अब तक लगभग सारे बिजनेसमैन उनसे एक ही सवाल पूछ चुके थे कि विराज कहाँ है। अब उन्हें अजीब सी बेचैनी हो रही थी क्योंकि अगर विराज पार्टी में नहीं आता तो उनकी अच्छी खासी इंसल्ट होने वाली थी, जो कि राम सिंघानिया बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते थे। उन्होंने टेढ़ी नज़रों से कुछ दूर खड़ी आरती जी की तरफ देखकर आंखों से कुछ इशारा किया। आरती जी ने बस मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। वह जानती थी कि अगर विराज ने प्रॉमिस किया है कि वह आएगा तो वह जरूर आएगा, भले ही वह बस अपनी शक्ल दिखाकर वापस चला जाए, पर वह अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ने वाला था। आरती जी ने अपना मोबाइल निकाला और विराज को बस एक मैसेज टाइप कर दिया, तुम्हें आने में कितनी देर लगेगी। विराज, जो कि इस वक्त खुशी के साथ ऊपर अपने रूम में सुकून से बैठा हुआ था, उसने आरती जी का मैसेज पढ़ा और कुछ सोचते हुए उसने मैसेज टाइप कर दिया, 15 मिनट। विराज का मैसेज देखकर आरती जी ने सुकून की सांस ली। खुशी, जो कि विराज की गोद में बैठी हुई थी, उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हम कैसे लग रहे हैं विराज। कहते हुए वह खुद को देखने लगी। खुशी ने इस वक्त एक पर्ल कलर की प्रिंसेस फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसमें वह किसी असली प्रिंसेस की तरह लग रही थी।
विराज ने स्पेशल ऑर्डर पर उसके लिए यह फ्रॉक बनवाई थी। विराज ने भी इस वक्त एक ब्लैक कलर का टैक्सीडो सूट पहना हुआ था, जिसमें उसकी पर्सनैलिटी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। ऊपर से उसके चेहरे की वो कोल्ड एक्सप्रेशन उसे सीईओ वाली लुक दे रहे थे। खुशी की बात सुनकर विराज ने उसके दोनों गालों को चूमते हुए कहा, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। विराज के मुंह से प्रिंसेस सुनकर खुशी खुश हो गई। उसने विराज की तरफ देखते हुए कहा, आपका बर्थडे है तो आप नीचे जाओ ना, हम ऊपर से आपको देखकर खुश हो जाएंगे, पर हम आपके साथ नीचे नहीं आएंगे वरना वो बूढ़े अंकल फिर से हम पर गुस्सा करेंगे। वह तो कहते हैं कि हम मनहूस है, जहाँ भी जाते हैं सब खराब कर देते हैं, हमें उनके गुस्से को नहीं झेलना है। खुशी की बात सुनकर विराज ने उसे घूरते हुए कहा, दोबारा बकवास करना स्टार्ट कर दिया तुमने। मैंने कहा ना, अगर मैं नीचे जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, इसलिए आप चुपचाप बैठो, कुछ देर बाद हम नीचे जाएंगे। विराज की डांट सुनकर खुशी चुपचाप उसकी गोद में बैठ गई। विराज धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। खुशी के खुले बालों वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। उसने एक खूबसूरत सा हेयर बेल्ट लगाया हुआ था, जो कि विराज ने उसके लिए मंगवाया था। ओवरऑल को दोनों ही बहुत प्यारी लग रहे थे। अब तक पार्टी स्टार्ट होकर 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका था। अब पार्टी में बातें बनने लगी थी कि क्या विराज है सिंघानिया पार्टी में नहीं आएगा, क्योंकि सिंघानिया परिवार के ज़्यादातर फंक्शन में कोई भी विराज को नहीं देख पाता था। विराज बहुत मुश्किल से ही सिंघानिया फैमिली के किसी फंक्शन में शामिल होता था, वह भी कुछ वक्त के लिए। सबकी बातें राम सिंघानिया, अर्जुन सिंघानिया, आलेख सिंघानिया, अनुज सिंघानिया सबके कानों में पड़ रही थी। वह बस प्रार्थना कर रहे थे कि विराज थोड़ी देर के लिए ही सही पार्टी में आ जाए। राम सिंघानिया को अब गुस्सा आ रहा था। उन्होंने गुस्से से आरती जी के पास आते हुए कहा, आपने तो कहा था कि विराज पार्टी में आने वाले हैं, तो अब तक आए क्यों नहीं? उन्होंने इतना कहा ही था कि उनके कानों में लोगों की आवाज पड़ी। उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उनका ध्यान सीढ़ियों पर गया। सीढ़ियों पर फ्लैशलाइट पड़ रही थी और वहां पर विराज खड़ा था। विराज की पर्सनैलिटी इतनी अमेजिंग थी कि एक पल के लिए राम सिंघानिया भी उसे पर से अपनी नज़र हटाना भूल गए। तभी उनका ध्यान विराज के बगल में खड़ी खुशी पर गया, जिसका हाथ इस वक्त विराज ने मजबूती से पकड़ के रखा था। खुशी को देखते ही उनके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उन्होंने खुद से कहा, मैंने इस मनहूस लड़की से कहा था कि यह नीचे ना आए, फिर भी यह मनहूस लड़की नीचे आ रही है, इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। राम सिंघानिया के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आरती जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, पापा गुस्सा मत कीजिए, विराज की यही शर्त थी कि वह नीचे आएंगे तो खुशी के साथ वरना नहीं, इसलिए हमने भी हाँ कह दी। आरती सिंघानिया की बात सुनकर राम सिंघानिया ने गुस्से से उनकी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। विराज एटीट्यूड से चलता हुआ नीचे आ रहा था। अब तक जो लड़कियां दंश को घूर घूर कर देख रही थी, उन सभी का ध्यान विराज पर चला गया। दंश के चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती थी, वही विराज के चेहरे पर स्माइल का नाम निशान नहीं था, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी बेहद डार्क थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन उसे डेविल का लुक देते थे और लड़कियों को तो ऐसे ही लड़के ज़्यादा पसंद आते थे। उनका ध्यान विराज के बगल में चल रही छोटी सी बच्ची पर था। खुशी 13 साल की हो चुकी थी, पर वो दिखने में अभी भी बहुत प्यारी और छोटी लगती थी। सब लोग बातें कर रहे थे कि विराज सिंघानिया के साथ यह छोटी सी बच्ची कौन है। राम सिंघानिया ने सबके चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए कहा, वह नौकर की बेटी है, विराज को उससे कुछ ज्यादा ही लगाव है, बहन मानता है उसे, इसलिए उसे अपने साथ लेकर आ रहा है। राम सिंघानिया की यह बात पार्टी हॉल में कुछ ही देर में फैल गई। जो सभी लड़कियां विराज को घूर घूर कर देख रही थी, ये सुनकर कि वह छोटी लड़की विराज की बहन है, सबके चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। अब उनका पहला टारगेट विराज था, और अगर विराज ना मिले तो दंश तो था ही। उन सभी लड़कियों ने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि आज वह सिंघानिया परिवार के एक लड़के को तो इम्प्रेस करके ही रहेगी।
विराज अब तक खुशी को लेकर नीचे आ चुका था। उसने एटीट्यूड से चलकर एक बिजनेसमैन के पास आते हुए कहा, मिस्टर राठौर कैसे हैं आप? मिस्टर राठौर की उम्र 60 साल के आसपास थी। वो कुछ ही दिन पहले अपने बिजनेस से रिटायर हुए थे। अब उनका बिजनेस उनका बेटा और उनका पोता संभालता था। मिस्टर राठौर ने विराज की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, विराज बहुत खुशी हुई आपसे इतने दिनों के बाद मिलकर। इतनी छोटी सी उम्र में आपने कितना बड़ा नाम बना लिया है। हम तो आज सिर्फ आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे, वरना हमने तो आप पार्टी में जाना ही छोड़ दिया है। वैसे ये छोटी सी बच्ची कौन है? क्या यह आपकी बहन है? मिस्टर राठौर की बात सुनकर विराज की आंखें, जो कि नॉर्मल नजर आ रही थी, गुस्से से लाल हो गई। उसने तेज आवाज में कहा, किसने कहा कि यह मेरी बहन है? विराज की तेज आवाज सुनकर सभी लोगों से देखने लगे। वही राम सिंघानिया ने गुस्से से अपनी आंखों को बंद कर लिया। उन्होंने खुद से कहा, ये लड़का मेरा नाम डूबा कर ही रहेगा। विराज ने पार्टी हॉल में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, नौकरानी समझने की गलती मत करना। प्रिंसेस है वह मेरी प्रिंसेस। कहते हुए विराज ने खुशी को अपने पास खींच लिया और सबके सामने ही उसके गालों को चूम लिया। विराज की हरकत देखकर सिंघानिया परिवार गुस्से से भर गया। वहीं कुछ दूरी पर खड़ा दंश खुशी को देखकर जैसे अपनी जगह पर ही जम गया। आज पूरे 6 साल बाद वह खुशी को देख रहा था। वह छोटी सी बच्ची जो मस्ती करती थी, अब बड़ी हो चुकी थी। हालांकि वह ज्यादा बड़ी तो नहीं हुई थी, पर पहले के मुकाबले पर बड़ी हो चुकी थी। दंश के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। वही खुशी अपना छोटा सा चेहरा नीचे झुककर चुपचाप खड़ी थी। विराज की इस तरह से गाल पर सबके सामने किस करने की वजह से उसे बहुत शर्म आ रही थी और इतने पार्टी हॉल में नजर घुमाकर सबकी तरफ देखा और एरोगेंट तरीके से चलता हुआ राम सिंघानिया के पास आकर खड़ा हो गया। राम सिंघानिया ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, हमने सिर्फ आपको पार्टी में आने के लिए कहा था, तो आप इस लड़की को अपने साथ पार्टी में लेकर क्यों आए हैं? कहते हुए राम सिंघानिया ने गुस्से से घूरकर खुशी की तरफ देखा। उनकी डरावनी नज़र देखकर खुशी ने डरते हुए विराज के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी हो गई। विराज ने पूरे पार्टी में नज़र घुमाकर राम सिंघानिया को घूरते हुए कहा, मैं अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर जीता हूँ मिस्टर सिंघानिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्टी से चला जाऊं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी बेबी मेरे साथ ही रहेगी। आखिर अपने बर्थडे के दिन अपनी फैमिली को अपने पास रखना चाहिए और मेरी फैमिली मेरी बेबी है। मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। विराज की बात सुनकर राम सिंघानिया ने गुस्से से अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर आरती इस तरह से पार्टी से चला गया तो सभी लोग और बातें बनाएंगे, जो कि राम सिंघानिया बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। आरती जी ने विराज के पास आकर प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। विराज ने बस नॉर्मल आंखों से उनकी तरफ देखा। ना उसके चेहरे पर खुशी थी, ना उसके चेहरे पर गम। आरती जी इतनी ही बात से खुश थी कि कम से कम विराज अब उन्हें खुद से दूर नहीं करता। पहले तो वो उन्हें अपने पास भी नहीं आने देता था। उन्होंने खुशी की तरफ देखकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, बहुत प्यारा लग रहा है हमारा बच्चा। आरती जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे पता था कि आरती जी सिंघानिया परिवार के बड़ों में इकलौती ऐसी इंसान है जो उसे पसंद करती है, वरना बाकी सब तो हमेशा उसे बुरा भला कहते रहते थे। खुशी को अब किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए तो सिर्फ उसका विराज जरूरी था। पार्टी शुरू से शुरू हो चुकी थी। विराज सभी बिजनेसमैन के साथ बात करते हुए खुशी का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से वाहन लेकर जा रहा था। खुशी का मुंह बना हुआ था। वह बाकी बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। धैर्य बार बार उसे अपने पास आने के लिए और कुछ खिलाने का इशारा कर रहा था। खुशी समझ गई थी कि धैर्य उसके लिए बहुत सारे चॉकलेट लेकर आया है, इसलिए वह वहां से जाना चाहती थी, पर विराज था कि उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। पार्टी हॉल में मौजूद सभी लोग अब जान चुके थे कि ये बच्ची विराज की बहन नहीं है। सबके दिमाग में यही चल रहा था कि
क्या विराज का इस छोटी सी बच्ची से क्या रिश्ता है, पर किसी की भी पूछने की हिम्मत नहीं थी। पार्टी चल रही थी, तभी उन सभी के कानों में एक दमदार आवाज सुनाई दी, हैप्पी बर्थडे मेरे शेर। इस आवाज को सुनते ही सब लोगों का ध्यान दरवाजे की तरफ गया, जहां पर कई सारे बॉडीगार्ड के साथ डीजे खड़े थे। उनकी पर्सनैलिटी काफी अमेजिंग लग रही थी। 60 साल के होने के बावजूद भी वो किसी 50 साल के आदमी को मत दे सकते थे। उनका और उनकी पर्सनैलिटी सब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उनकी आवाज सुनकर विराज ने पलटकर उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। वही खुशी के चेहरे पर डीजे को देखकर खुशी नजर आने लगी। डीजे की आवाज सुनकर सभी लोगों ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर डीजे बिल्कुल की सूट बूट में रेडी थे। उनके पीछे उनके बॉडीगार्ड थे। डीजे के चेहरे पर इस वक्त बड़ी सी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। डीजे को देखते ही राम सिंघानिया की मुट्ठी बंध गई। उनके बगल में खड़ी विशाखा जी ने धीरे से कहा, आपने खुद ने इनविटेशन दिया था, इसलिए अब आपको खुद को शांत रखना होगा। विशाखा जी की बात सुनकर डीजे ने गुस्से से कहा, मुझे नहीं लगा था कि ये घटिया इंसान यहाँ पर आने की हिम्मत करेगा, पर इसने तो घटियापन की हदें पार कर दी है। राम सिंघानिया की बात सुनकर अर्जुन जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, पापा शांत रहिए, कुछ वक्त बाद वह यहाँ से चले जाएंगे। राम सिंघानिया ने कुछ नहीं कहा और गुस्से से डीजे की तरफ देखने लगे। डीजे ने टेढ़ी नजरों से राम सिंघानिया की तरफ देखा और एक शैतानी हंसी के साथ उन्हें चिढ़ाने लगे। अगले ही पल उन्होंने पलटकर विराज की तरफ देखा। डीजे को देखकर विराज ने खुशी के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और डीजे की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। सब लोग विराज को देख रहे थे, जो कि डीजे की तरफ जा रहा था। विराज ने डीजे के पास आकर आगे बढ़ाकर उन्हें गले लगा लिया। डीजे ने भी मजबूती से उसे गले लगाकर उसकी पीठ पर थपथपाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरे शेर। खुशी भी उन दोनों के पैरों से लिपट गई। डीजे और विराज ने एक साथ उसे भी गले लगा लिया। उन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह एक हैप्पी फैमिली हो। सभी लोग हैरान थे, क्योंकि पार्टी में आने के बाद विराज ने सिंघानिया परिवार में से किसी से हाथ भी नहीं मिलाया था और दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर दिग्विजय जिंदल, जिसे दुनिया डीजे के नाम से जानती थी और उनके साथ इतने प्यार से पेश आ रहा था। सब लोग कभी राम सिंघानिया को देखते तो कभी विराज और डीजे को। राम सिंघानिया को इस वक्त बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने गुस्से से अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, हम लोगों से विराज को बात करने में भी परेशानी होती है और इस घटिया आदमी के गले से लग रहे हैं, जैसे ये घटिया आदमी उनका सागा हो। राम सिंघानिया की बात सुनकर विशाखा जी ने हंसते हुए कहा, बचपन से आप लोगों ने ही उसे खुद से दूर किया था और अब जब वह हम सब से दूर हो चुका है तो आप लोग शिकायत कर रहे हैं कि विराज ऐसा क्यों है। विशाखा जी की बात सुनकर राम सिंघानिया ने अपना चेहरा फेर लिया। विराज दूर से ये सब कुछ देख रहा था। दिग्विजय जी ने विराज से अलग होकर खुशी के माथे को चूमते हुए कहा, हमारी राजकुमारी कितनी प्यारी लग रही है। खुशी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ डीजे की तरफ देखते हुए कहा, हमारे हैंडसम दादू भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। क्या हम आपके लिए कोई दादी माँ ढूंढे। खुशी की बात सुनकर डीजे ने उसके गाल खींचते हैं कहा, बदमाश लड़की, हमें कोई दादी माँ नहीं चाहिए। अगर आप हमसे शादी करना चाहती है तो हम सोच सकते हैं। डीजे की बात सुनकर खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप तो बूढ़े हो चुके हैं, आपके बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, हम आपसे शादी क्यों करेंगे। खुशी की बात सुनकर डीजे ने हंसते हुए कहा, ठीक है, फिर हम आपके लिए एक राजकुमार ढूंढ देंगे। कहते हुए डीजे ने तिरछी नज़रों से विराज की तरफ देखा, जो कि उन्हें घूर रहा था। खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें कोई नहीं चाहिए, हमारे लिए हमारे विराज वो आप काफ़ी है। कहते हुए खुशी प्यार से विराज की तरफ देखने लगी। डीजे ने खुशी और विराज का एक एक हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए अंदर आ गए। कई सारे बिजनेसमैन जो जानते थे कि डीजे कितने पावरफुल है, उनके पास आकर खड़े हो गए। आज भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया के लिए अंडरवर्ल्ड का किंग डीजे ही था। किसी को भी यह नहीं पता था कि अब डीजे की जगह विराज ने ले ली है।
ये बात सिर्फ अंडरवर्ल्ड में मौजूद लोग जानते थे। डीजे भी नहीं चाहते थे कि फिलहाल विराज दुनिया के सामने माफिया किंग के तौर पर आए। विराज की एक क्लियर इमेज थी। बिजनेसमैन के तौर पर डीजे के जितने भी लीगल बिजनेस थे, विराज ने उन्हें बचपन में ही टेकओवर कर लिया था और उसने उन सभी को हर एक कंट्री में फैला दिया था। सभी बिजनेसमैन डीजे और विराज से बात कर रहे थे। सिंघानिया परिवार के लोग बस दूर से उन्हें देखकर जल रहे थे क्योंकि अब सारी अटेंशन विराज, डीजे और खुशी पर ही थी। कोई भी सिंघानिया परिवार के बाकी लोगों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। हालांकि कुछ बिजनेसमैन दंश के साथ बात कर रहे थे। अक्सर जो पहले विराज की हर एक बात से जलता था, अब उसे विराज को इतनी अटेंशन मिलते हुए देखकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शायद अब वह समझ चुका था कि ये सब कुछ काबिलियत पर डिपेंड करता है और अब वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि विराज उससे कहीं गुना ज्यादा काबिल है। बचपन में भी वह काबिल था और अभी भी है। काफी देर होने के बाद फाइनली राम सिंघानिया ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, आरती, विराज को बुलाए, केक कटिंग का वक्त हो गया है। कहते हैं उन्होंने सर्वेंट की तरफ इशारा किया। सर्वेंट वहां से केक लेने के लिए चले। कुछ ही देर में दो बड़े बड़े केक हाल के बीचों बीच रखे हुए थे। राम सिंघानिया ने दंश का हाथ पकड़ा और उसे लेकर दंश के पास आ गए। वह विराज के पास इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वह जानते थे कि अगर उन्होंने विराज को अपने साथ लाने की कोशिश भी की तो विराज बिना ये परवाह किए कि सब लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उनका हाथ झटक देगा। विराज अभी भी डीजे के साथ खड़ा होकर बिजनेसमैन के साथ बात कर रहा था। उसे तो जैसे किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आरती जी ने विराज के पास आकर प्यार से कहा, विराज, केक कटिंग का वक्त हो गया है, चलिए। आरती जी की बात सुनकर विराज ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ राम सिंघानिया की तरफ देखा और अपना सर हिला दिया। उसने डीजे की तरफ देखते हुए कहा, चलिए दादाजी। डीजे, जिसे विराज मुश्किल से कभी कभी दादाजी कहता था, उनके चेहरे पर उसके मुंह से दादाजी सुनकर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने राम सिंघानिया की तरफ एक चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो मेरे शेर। विराज ने एक हाथ से खुशी का हाथ पकड़ा और उसे भी अपने साथ लेकर आने लगा। खुशी ने बड़ी बड़ी आंखों से विराज की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, हमें अपने साथ क्यों लेकर चल रहे हो। विराज ने घूरकर खुशी की तरफ देखा तो खुशी ने क्यूट सा पाउट बनाकर उसकी तरफ देखा। विराज खुशी और डीजे दोनों को लेकर राम सिंघानिया और दंश दोनों के पास खड़ा हो गया। राम सिंघानिया ने औरत को घूमते हुए कहा, आपका जन्मदिन है, आप इन दोनों बाहर के लोगों को लेकर यहाँ पर क्यों आए हैं। राम सिंघानिया की बात सुनकर विराज ने तेज आवाज में कहा, आपसे किसने कह दिया कि ये दोनों बाहर के हैं। यह मेरे दादाजी हैं और यह मेरी प्रिंसेस है। अब मैं अपने परिवार के साथ केक ना कट करूं, अपने परिवार के साथ बर्थडे सेलिब्रेट ना करूं तो फिर किसके साथ करूं। विराज की बात सुनकर राम सिंघानिया ने आसपास देखा। सभी लोग उन लोगों को ही देख रहे थे और उसने बिल्कुल भी धीरे से यह बात नहीं करी थी। राम सिंघानिया गुस्से से कुछ कहने ही वाले थे कि दंश ने उनके हाथ को मजबूती से दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, विराज को जिस चीज से खुशी मिलती है उसे वो करने दीजिए। दंश की बातें सुनकर राम सिंघानिया ने खुद के गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल किया। विराज में नाइफ उठाया और डीजे और खुशी का हाथ एक साथ पकड़कर उसने केक कट कर दिया। दंश ने भी राम सिंघानिया के साथ मिलकर केक कट किया। सभी लोग उन लोगों के लिए जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। दंश ने केक का पीस उठाकर खुशी और डीजे को खिलाया और एक पीस उठाकर आरती सिंघानिया के पास आ गया। आरती सिंघानिया मुस्कुराते हुए विराज की तरफ देख रही थी। उनकी आंखों में हल्के आंसू चमक रहे थे। बचपन से लेकर आज तक वह खुद को इसी चीज के लिए दोषी मानती थी कि उन्होंने अपने दोनों बच्चों में कहीं ना कहीं फर्क किया था। आरती सिंघानिया की आंखों में आंसू देखकर विराज ने आगे बढ़कर उनके आंसू साफ करके उन्हें मिला दिया। उनकी आंखों से फिर से एक आंसू की बूंद उनके गाल पर आ गई। उन्होंने विराज को गले लगाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत बुरी माँ हूँ, बहुत बुरी।
आरती सिंघानिया की बात सुनकर विराज ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें मजबूती से गले लगा लिया। दंश उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। अर्जुन सिंघानिया ने उसके पास आकर प्यार से कहा, हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चे। दंश ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, सॉरी पापा, मैंने विराज को आप लोगों से दूर कर दिया। दंश की बातें सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, आप तो छोटे थे, गलती हमारी थी, जो हो गया उसे भूल जाए। आज आपका जन्मदिन है, उदास होने की जरूरत नहीं है। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर दंश ने अपना सर हिला दिया। पार्टी में आए सारे मेहमान अब बातें बना रहे थे कि विराज सिंघानिया अपने दादाजी राम सिंघानिया से ज्यादा माफिया किंग डीजे के करीब है। सभी लोग देख पा रहे थे कि डीजे और विराज के बीच का रिश्ता कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। विराज जो किसी के साथ ढंग से बात भी नहीं करता था, वो डीजे के साथ बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहा था। जबकि अब तक पार्टी में जितने भी लोगों ने उसके साथ बात करने की कोशिश की, विराज ने सबको एरोगेंट तरीके से ही जवाब दिया था। लड़कियां तो अभी भी घूर घूर कर उसे ही देख रही थी। खुशी अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर पार्टी में यहाँ से वहाँ अपनी नज़र दौड़ा रही थी। उसका ध्यान कुछ दूरी पर बैठे धैर्य पर गया, जो कि अपने हाथ में कई सारा केक लेकर उसे खा रहा। धैर्य को देखकर खुशी के मुंह में पानी आ गया। उसने विराज की तरफ देखा, जो डीजे के साथ बात कर रहा था। खुशी ने जल्दी से धैर्य की तरफ दौड़ लगा दी। जल्दी जल्दी में भागने की वजह से वह नीचे गिरने ही वाली थी कि दंश के सामने से आ रहा था। उसने जल्दी से खुशी को पकड़ लिया। खुशी ने डरते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा और दंश को देखकर मुंह बना लिया। दंश ने हंसते हुए कहा, अभी भी ऐसे क्यों देखती हो मुझे? जब से आया हूँ एक बार भी मुझसे बात नहीं की तुमने। खुशी में मुंह बनाते हुए कहा, हम क्यों आपसे बात करें? दंश ने विराज की तरफ देखा, जिसका ध्यान इस वक्त उन दोनों की तरफ नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, याद करो, तुमने बचपन में कहा था कि तुम मेरी दोस्त बनोगी। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही बात करती हो या अपने दोस्तों को ऐसे ही भूल जाती हो? दंश की बात सुनकर खुशी ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, खुशी अपने दोस्तों के साथ हमेशा दोस्ती निभाती है। हम आपसे बाद में बात करेंगे, हमें पहले केक खाने के लिए जाने दीजिए। कहते हुए खुशी धैर्य की तरफ भाग गई। दंश ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा और वह भी दूसरी तरफ चला गया। डीजे ने राम सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, जलकर कोयला हो चुका है। बूढ़ा, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। उसे सताने में जो मजा है वो किसी चीज में नहीं। डीजे की बात सुनकर विराज ने उन्हें घूरते हुए कहा, अब अगर आपका मजा हो गया हो तो चले जाइए घर। ज्यादा देर तक बुढ़ापे में जागना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विराज की बात सुनकर डीजे ने उसे घूरते हुए कहा, बूढ़ा होगा तुम्हारा दादा, मैं तो अभी भी जवान हूँ। देखो, पार्टी में मौजूद सारी लड़कियां मुझे ही देख रही है। अगर अभी भी किसी को जाकर प्रपोज कर दूं ना तो मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाएगी। डीजे की बात सुनकर विराज के होठों के कौन टेढ़े हो गए। उसने एक मजाकिया हंसी के साथ कहा, बुढ़ापे में कुछ ज्यादा ही जवानी चढ़ रही है आपको। वह आपको नहीं बल्कि मुझे घूर रही है। कहते हुए विराज ने एक डरावनी नज़र सभी लड़कियों पर डाली, जो कि उसे ही घूर रही थी। उसकी डरावनी नज़रें देखकर उन सभी ने अपना चेहरा अपने आप दूसरी तरफ कर लिया। डीजे ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, डरा क्यों रहे हो बेचारी बच्चियों को? बस तुम्हें ही तो देख रही है। अब हैंडसम हो तो देखेंगे ही ना। तुम जानते नहीं जवानी में कितनी लड़कियां मुझ पर फिदा थी। एक मैं ही था जो उस हसीना के पीछे पड़ा था, जिसे मुझसे प्यार ही नहीं था। डीजे की बात सुनकर विराज ने उन्हें घूरते हुए कहा, अभी भी जवान है आप, ढूंढ लीजिए कोई और। अभी तो कह रहे थे सारी लड़कियां फिदा है आप पर।